वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु का पार्ट 3 लाने जा रहे हैं। और इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, पहला वीडियो में आप लोगों को यही बताया है कि जैव अणु क्या होता है। दूसरा वीडियो में बताए हैं कि जैव अणु को किस प्रकार से मतलब क्या बांटा गया है। एक बताए थे सूक्ष्म जैव अणु और एक बताए थे सूक्ष्म जैव अणु मतलब माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और दूसरा बताए थे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण जो किया गया है ना, सेकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, सेकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है मोनोसेकेराइड, दूसरा भाग है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा भाग है पॉलीसेकेराइड। तो ये 3 भाग है। ठीक है, कल भी हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का 3 भाग होता है मेनली। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड सॉरी ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड जो होता है वो होता है ओलिगोसेकेराइड का ही प्रकार होता है, वो बताएंगे अभी। तो मोनोसेकेराइड में हम पहला पॉइंट यही लिखे है कि इनका जो निर्माण होता है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं से होता है। मतलब मोनोसेकेराइड का जो निर्माण होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोनोसेकेराइड बोलेंगे। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो होता है वो मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणुओं के बहुलीकरण से होगा। कितना? 2 से 10 अणुओं के बहुलीकरण से। मतलब 2 से 10 अणु अगर मोनोसेकेराइड को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या? ओलिगोसेकेराइड। क्लियर है बात? तीसरा बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जो निर्माण होता है मोनोसेकेराइड के अनगिनत अणुओं के जुड़ने से होता है। अनगिनत का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 11 या 11 से अधिक मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है। मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है। ठीक है, अनगिनत का मतलब यहाँ पे ये हुआ 10 तक तो ये ओलिगोसेकेराइड लेकर के गया, तो 11 या 11 से ज्यादा रहेगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड का जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद होता है मीठा, मीठा लगता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, और इसका भी स्वाद जो होता है वो भी मीठा होता है। ठीक है, लेकिन पॉलीसेकेराइड का जो स्वाद होता है वो मीठा नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान देना है कि इन दोनों का स्वाद जो होता है मीठा और इसका स्वाद मीठा नहीं होता है। उसके बाद इनके टूटने पर अगर मोनोसेकेराइड, जैसे मान लिया जाए मोनोसेकेराइड का एग्जांपल ले लेंगे हम, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जब ये टूटेगा ना तो 3 चीज देगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। तो ये बात है कि इनके टूटने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। इनके टूटने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। एक चीज और आप लोगों को बताते हैं कि सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज जो बना होता है वो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? सुक्रोज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सुक्रोज है। ये क्या है? सुक्रोज। किसका पार्ट है सुक्रोज? ओलिगोसेकेराइड का। ओलिगोसेकेराइड किसे बोलते हैं? जो 2 या 10 मोनोसेकेराइड को मिलने से बनता है, 2 या 10। तो यहाँ पे जब सुक्रोज बना तो सुक्रोज क्या हुआ? यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड। सुक्रोज यहाँ पे क्या हुआ? ओलिगोसेकेराइड। और बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहाँ पे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होगा? मोनोसेकेराइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है
कि अगर ओलिगोसेकेराइड अगर टूटेगा, मतलब ये सुक्रोज जब टूटेगा तो ये क्या बना रहा है, मोनोसेकेराइड। यहाँ ध्यान देना है कि अगर ओलिगोसेकेराइड का अणु अगर आपस में टूटेगा तो बनाएगा क्या, मोनोसेकेराइड, क्योंकि ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसेकेराइड, और फ्रक्टोज भी एक क्या है, मोनोसेकेराइड। क्लियर बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि इनके टूटने पर मोनोसेकेराइड अणु मुक्त होते हैं। क्लियर है। अब इनके भी टूटने पर क्या होगा, मोनोसेकेराइड अणु ही मुक्त होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड ये दोनों के दोनों जो सेकेराइड है ये सब के सब किससे बना हुआ है, मोनोसेकेराइड से। इसीलिए जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, मोनोसेकेराइड ही बनाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मोनोसेकेराइड टूटा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन अगर ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड टूटेगा तो यहाँ पे जो बनाएगा वो मोनोसेकेराइड बनाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। याद रखना है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि ग्लूकोज कौन सा सेकेराइड है, फ्रक्टोज कौन सा सेकेराइड है, गैलेक्टोज कौन सा सेकेराइड है। तो ये तीनों के तीनों मोनोसेकेराइड का पार्ट है। समझ में आया बात, ये तीनों के तीनों मोनोसेकेराइड का पार्ट है, क्योंकि मोनोसेकेराइड में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलकर के एक अणु बनाता है, और वो अणु किस रूप में बनाता है, मोनोसेकेराइड के रूप में बनाता है। क्लियर है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि ग्लूकोज कौन सा सेकेराइड है, फ्रक्टोज कौन सा सेकेराइड है और गैलेक्टोज कौन सा सेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज। अभी भी बताए थे कि ये जो सुक्रोज होता है दो मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है, ठीक है। तो ये सुक्रोज कौन सा सेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड। सुक्रोज कौन सा सेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। माल्टोज भी कौन सा सेकेराइड है, तो ओलिगोसेकेराइड। लैक्टोज भी कौन सा सेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। रेफिनोज भी कौन सा सेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनता है, बहुत बार आया हुआ भी है। अब पॉलीसेकेराइड का जो एग्जांपल है स्टार्च, जो पेड़ पौधे में पाया जाता है, बताएंगे इसके बारे में, सब चीज डिटेल पढ़ना है। ग्लाइकोजन, जो कि पेड़ पौधे में, ग्लाइकोजन का क्या होता है बताएंगे हम लोग। और एक होता है सेलुलोज, ये सब के सब क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर है बात। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किसे बोलेंगे, मोनोसेकेराइड उसे बोलेंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड किसे बोलेंगे, जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर के बनता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड। तीसरा बात करते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में अनगिनत मोनोसेकेराइड मिलकर के बना होता है। क्लियर है बात। उसके बाद हम ये भी बताए थे कि अगर मोनोसेकेराइड टूटेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन अगर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड टूटेगा तो मोनोसेकेराइड बनेगा। क्लियर है बात। उसके बाद हम पॉइंट बात किए थे, सबसे बड़ा पॉइंट, कि इसका जितना भी मोनोसेकेराइड और जितना भी ओलिगोसेकेराइड होता है, सभी के सभी क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन पॉलीसेकेराइड मीठा नहीं होता है। इसका अलग अलग एग्जाम्पल भी रटना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब के सब क्या होता है, मोनोसेकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज होता है ओलिगोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होता है। तो ये सब का सब टेबल आपको याद करना है, इसको जल्दी से नोट करें। अब एक एक करके बात करेंगे, मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो भी चीज है एग्जाम्पल में, इसका सबका डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस टेबल को जल्दी से नोट करें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। हाँ, तो अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड। बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड। तो इसका पता ही है कि मोनोसेकेराइड जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, इसका स्वाद मीठा होता है, जो मोनोसेक्राइड होता है ना, इसका स्वाद मीठा होता है, इसको खाने में मीठापन आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। शर्करा क्यों बोलते हैं, कोई पूछेगा कि मोनोसेक्राइड को शर्करा क्यों बोलते हैं, तो शर्करा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। अब क्या है, मोनोसेक्राइड में 3 से 7 कार्बन परमाणु पाया जाता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन परमाणु पाए जाता है, तो 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जा सकते हैं। किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, तो 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जा सकते हैं। और कार्बन संख्या के आधार पर इनको निम्नलिखित भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। क्लियर है बात। तो पहला, अगर 3 कार्बन परमाणु रहेगा, जिस मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन परमाणु रहेगा उसको हम लोग ट्रायोज बोलेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, ट्रायोज का परिभाषा, जिस मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन परमाणु रहता है उसको हम लोग ट्रायोज बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है क्योंकि इसमें कार्बन कितना है, 3। इसका एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और एक है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, इसका केवल एग्जाम्पल। तो ट्रायोज का अगर कोई परिभाषा पूछ दिया कि ट्रायोज क्या है, तो याद रखना है कि ट्रायोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है, इसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायोज बोलेंगे। दूसरा टेट्रोज, टेट्रोज टेट्रोज उसे बोलेंगे, ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है, 4। टेट्रा मतलब कितना होता है, 4। ट्राई मतलब कितना होता है, 3, जिसमें कार्बन की संख्या कितना होगा, 4। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। ठीक है। तीसरा पेंटोज, ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 5। इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। बहुत बार ये रिपीट किया हुआ है वीवीआई, वीवीआई कि डीएनए कौन सा सेकेराइड है। पहला क्वेश्चन, डीएनए कौन सा सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में किसके अंतर्गत आता है, तो पेंटोज शर्करा के अंतर्गत आता है। फिर से हम बोल रहे हैं, डीएनए या आरएनए कौन सा शर्करा है, तो मोनोसेकेराइड है। ठीक है, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में किसके अंतर्गत आता है, तो पेंटोज शर्करा के अंतर्गत आता है। मतलब डीएनए और आरएनए में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 5। डीएनए और आरएनए में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होती है। क्लियर है बात। अब बात करेंगे हेक्सोज। तो हेक्सोज ये भी एक प्रकार का, इसका परिभाषा, ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। ये फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। इसका एग्जाम्पल तो सबको पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। गलेक्टोज, ठीक है, गलेक्टोज। फिर से हम बोल रहे हैं, हेक्सोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। क्लियर है बात। अब बात करेंगे, अभी तक तो 6 कार्बन परमाणु तक हम लोग पहुंचे हैं, 7वां भी बाकी है। समझ में आया बात। 6 कार्बन परमाणु तक, मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन परमाणु तक पहुंच गए, 7वां बाकी है। लेकिन हेक्सोज का बहुत सारा विशेषता होता है, तो हेक्सोज का सबसे पहले विशेषता बताएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मोनोसेकेराइड का 7वां कार्बन में। क्लियर है, तो इसको जल्दी से नोट करें। अब हम हेक्सोज के बारे में बताए थे कि वैसा मोनोसेकेराइड जिसमें 6 कार्बन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोज। हेक्सोज का एग्जाम्पल था पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद हम बताए थे फ्रक्टोज के बारे में, ग्लूकोज भी था, फ्रक्टोज था, तो सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज। सबको पता होगा कि ग्लूकोज, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। सबको पता होगा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसका जो संरचना है ग्लूकोज का,
इस प्रकार से रहता है ग्लूकोज का संरचना। कार्बन कितना है? 6, कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना? 12, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना? 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये होता है ग्लूकोज का संरचना। आपको भी याद करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का संरचना, ठीक है, यहाँ याद रखना है कि ग्लूकोज का संरचना इस प्रकार से होता है। याद करने का तरीका हम बताते हैं। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक अल्कोहल लगा हुआ है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक अल्कोहल, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक अल्कोहल, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन के पास सेम लगा हुआ रहता है, लेकिन एक जो रहता है ऑक्सीजन सिंगल में रहता है, बंधक से जुटा हुआ, और एक कार्बन के साथ अल्कोहल ना जुड़ करके मिथाइल अल्कोहल का समूह जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और एक तरफ हाइड्रोजन। 4 कार्बन के पास अल्कोहल और हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और अल्कोहल के जगह पर मिथाइल अल्कोहल का समूह जुड़ा हुआ रहता है, और ये ऑक्सीजन सिंगल अवस्था में रहता है। ये इसका संरचना हो गया। इसको जरूर घर पे 1-2 बार बनाएं, ठीक है। ये ग्लूकोज का संरचना है। अब ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। अंगूर हम लोग खाते हैं तो अंगूर में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है फल में, वो अंगूर में पाया जाता है। इसलिए अंगूर को क्या बोला जाता है? सॉरी, ग्लूकोज को बोला जाता है ग्रेप शुगर। याद रखना है कि अगर ग्लूकोज पूछ दिया क्वेश्चन में कि ग्रेप शुगर किसे कहते हैं, तो ग्रेप शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। दूसरा, इसको ईंधन पदार्थ भी बोलते हैं ग्लूकोज को। ईंधन पदार्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जलाने का भी काम आता है, ठीक है। ये जलाने का भी काम आता है, मतलब इससे ईंधन भी निकलता है। क्लियर है? ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं। रक्त शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त के अंदर क्या रहता है? ग्लूकोज की मात्रा रहता है। किस प्रकार समझाते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, वो खाना शरीर के अंदर, कल भी बताए थे इस चीज को, कि ग्लूकोज के रूप में जाता है। अब क्या होता है, ध्यान से समझना है। अब क्या होता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में जाता है, वो तो पता ही है। अब हम अमाशय में जो होता है 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, याद रखना। आखिरकार ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का क्या रोल होता है? डायबिटीज पेशेंट आखिरकार डायबिटीज किस प्रकार होता है, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाना शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में जाता है, वो तो जाएगा, जो भी ग्लूकोज बनेगा वो रक्त में ही जाएगा। अब क्या होता है, ध्यान समझना। शरीर का एक भाग होता है अमाशय। अमाशय में 2 हार्मोन पाया जाता है, एक इंसुलिन और एक ग्लाइकोजन, ठीक है। इसको या तो बोलते हैं ग्लूकेगॉन, बोलते हैं ग्लूकेगॉन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब क्या होता है, ध्यान से समझना। हम लोग जो भी खाना खाएं, हम लोग जो भी खाना खाएं, अगर खाना खाने में ग्लूकोज तो मिला, अब ग्लूकोज मिलने के बाद अगर मान लीजिए ज्यादा खाना खाए, ज्यादा प्रोटीन, विटामिन या ग्लूकोज से रिलेटेड पदार्थ हम लोग ले रहे हैं शरीर के अंदर, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। तो उस समय अमाशय में जो उपस्थित रहता है इंसुलिन, वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद इसको टिश्यूज में रखा जाता है। क्लियर है बात? अब क्या है कि ये कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में। अमाशय में एक हार्मोन और पाया जाता है, ग्लूकेगॉन। अगर शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो इस समय ग्लूकेगॉन क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ है उसको पुनः फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? फिर से हम बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में जो अमाशय है, जो हम लोग खाना खाएं ग्लूकोज के रूप में, अमाशय में 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। एक हार्मोन है इंसुलिन के रूप में और एक हार्मोन है ग्लूकेगॉन के रूप में। इंसुलिन का काम है, अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया, अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया, तो शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा
तो इंसुलिन जो हार्मोन अमाशय के पास है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ये बात क्लियर आ गया। तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन में। अब कभी कभी शरीर को क्या हो जाता है कि शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, तो उस समय अमाशय का दूसरा हार्मोन जो ग्लूकेगॉन के रूप में है, उस समय ग्लूकेगॉन क्या करेगा कि उस ग्लाइकोजन को पुनः फिर से क्या करेगा? इंसुलिन में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है डायबिटीज पेशेंट में कि खाना तो खा लिया, उसके अनुसार उसके शरीर में क्या है कि अमाशय काम नहीं कर रहा है। अमाशय काम करने का मतलब हुआ कि अमाशय से जो हार्मोन निकल रहा था वो हार्मोन बहुत कम निकल रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, कि ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता, बहुत कम काम करता है। तो उस समय ग्लूकोज को कन्वर्ट होना चाहिए ग्लाइकोजन में, लेकिन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही कहलाता है डायबिटीज। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये है इसका ग्लूकोज का कार्य, जो कि इतना सारा चीज हम बता दिए। नेक्स्ट है हेक्सोज का फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थोड़ा टाइम की आज कमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।